बहन को जलाने के लिए इन्होंने इतना फोर्स किया कि वहाँ पे कम से कम 70 से 80 पुलिस वाले थे और सिर्फ एक लाश को जलाने, एक शव को जलाने के लिए 70 से 80 पुलिस वाले थे और जबरदस्ती इन्होंने 7 बजे हमारे, और जबकि हिंदू धर्म में नहीं होता है कि 5 बजे के बाद या 5:30 बजे के बाद के जलाया जाए। बावजूद इन्होंने भी वो बहुत लोग फोर्स खुलेआम किया। कैसे घूम सकते हैं? क्या पुलिस को यही सिखाया गया है कि एफआईआर कर लो फिर उन्हें खुला छोड़ दो? ऐसा कैसे हो ये सकता है है कि 300 का कि धारा लग डेथ का अप्रॉक्सी टाइम नहीं दिया है, वो कलम उन्होंने छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीएच डिजिटल और एक पीड़ित की कहानी आपके साथ कर रहे हैं साझा, जो पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की भी। आपको बताते चलें, मामला है जनपद कानपुर का, गुजैनी थाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीएच डिजिटल और मैं कृष्णा शर्मा एक बार फिर आपके साथ में, और एक ऐसे मसले को लेकर जिसको सुनकर और जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। एक तरफ जहां हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिला सशक्त है और महिला सशक्तिकरण के तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन आज भी पीड़ितों के लिए जो पुलिसिया कार्रवाई है वो किस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा रही है, उसके लिए आज हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए। और क्या है प्रकरण, क्या है मसला, क्योंकि 13 मई 2026 को एक एफआईआर पंजीकृत की जाती है। मामला था एक बेटी की हत्या का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेटी की हत्या करने के बाद उनके ससुराल जनों ने एक बार भी फोन नहीं किया, 112 या किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। और जब उन्होंने सूचना बेटी के परिवार वालों को भेजी तो वो भी स्तब्ध रह गए, और जब मौके पे पहुंचे तो उन्होंने ही 112 को बुलाया, आगे की कार्रवाई कराई। लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना यह है कि पुलिसिया कार्रवाई की वजह से अभी भी आरोपित बाहर घूम रहे हैं, जबकि इस प्रकार के संज्ञेय श्रेणी के मामले में तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन पीड़ित परिवार क्या कहता है, क्या है उनकी समस्या, बात करने के लिए पूरा परिवार हमारे साथ में है। एक बार जुड़ेंगे और हमसे बात करेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम शिवांगी चौधरी है। 13 तारीख की ये सर घटना है। मोनिका के देवर ने हमें मेरे राजा भाई को फ़ोन किया, बोला कि भाभी मर गई हैं। तो मेरे भाई ने पूछा कौन भाभी मर गई हैं? उन्होंने कहा कि मोनिका भाभी मर गई हैं। भाई मेरा सुन के दंग रह गया और यहाँ से जैसे ही भागा उसने देखा और हम लोगों को बता दिया था कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई है। जैसे ही जाते हुए उसने मेरी बहन को देखा तो वो फर्श में लेटी हुई थी। वहाँ के लोग कह रहे थे कि फांसी लगा ली है, लेकिन उसने फांसी नहीं लगाई थी। वो ज़मीन पे लेटी हुई हम लोगों को मिली है। जैसे ही मेरे भाई ने देखा कि उसके गर्दन पे निशान लगा हुआ है। निशान लगते ही मेरे भाई ने तुरंत 112 नंबर पे डायल किया। वहाँ पुलिस आई, उन्होंने सारी जाँचें की और यही फोरेंसिक टीम चली। लेकिन मौके वारदात पे उसके सास, ससुर और देवर अनुज, ये तीनों मौके वारदात पे पाए गए। पुलिस आई, उनको आराम से लेकर चली गई। उनसे कोई ना पूछताछ की, ना कुछ किया। जब हम लोग वहाँ थाने में पहुँचे, तो उन्हें बड़ा आराम से एसी में बैठा के रखा। कोई पूछा ही नहीं कि क्या हुआ है, क्या नहीं, क्या आपने किया है, कोई मतलब नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं इनसे पूछिए तो बोले कि ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है। और एफआईआर इतनी देर कर दी लिखने में कि कोई वो नहीं पूछी है। जी, वही 10:30 बजे। हम उनकी गिरफ्तारी चाह रहे क्योंकि 13 तारीख से लेकर आज 1 तारीख हो गई, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ नहीं बताया, कह रहे मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम उनको पकड़ सकें या उनसे कुछ पूछ सकें, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। यानी कि इस प्रकरण में देखा जाए तो बीएनएस की धारा 103 के तहत ये एफआईआर पंजीकृत है। उसके बावजूद भी अगर संबंधित थाना या जहां पे घटना हुई उससे संबंधित थाना या विभाग अगर ये बोलता है कि इस प्रकरण को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिसको लेकर हम गिरफ्तारी कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और साथ में बाबूजी भी हैं, एक बार उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न पूछने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि अभी ऐसे हादसे से वो गुजर के आए हैं। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि उनसे भी पूछता हूं कि क्या दर्द है और किस तरीके से वो चाहते हैं कार्रवाई हो। क्या परिचय है? हमारा नाम सुघर लाल। सर हम जैसे मेरे लड़के ने फ़ोन किया कि पापा यानी बहन ख़त्म हो चुकी है, तो हम सर यहाँ से गया तो वहाँ देखा था हमारी लड़की जो है वो जो पहले वाले कमरे में फर्श में मरी हुई पड़ी थी। इसके पश्चात वहाँ थी पुलिस, तो हमको वहाँ कुछ भी नहीं देखने दिया। इतना मैंने देखा, वहाँ पर हटा दिया था, हमको कुछ देखने नहीं दिया उसने। समस्या ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल बदल दी गई है।
मेरी बहन की मतलब मृतक की फोटो देख करके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना चोटों के निशान दिए हैं, ना मरने का टाइम दिया है, कुछ भी नहीं है, उसको पूरा खाली छोड़ दिया। क्या डॉक्टरों को ये नॉलेज नहीं है कि इसमें गले में किसका निशान है? जो गले में निशान है उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया और मरने का भी समय उन्होंने नहीं निश्चित किया हुआ है। ऐसे एक बार ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी विभागीय कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और उसी को लेकर जैसे अभी बहन ने बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे सामने हुई, और कई सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह आपके पास भी संकलित हैं, लेकिन उसको भी लेकर अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं करी है, आखिर क्या वजह रही है और पीड़ित पक्ष का क्या कहना है, क्या मांगे हैं, एक बार मेरी ये मांगे हैं कि आरोपियों को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछा जाए उन्होंने कैसे क्या मर्डर किया हुआ है। इसके बाद क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मेरी बहन की मृतक की फोटो देख करके जांच की जा सकती है कि उसमें कितनी गलतियां पाई गई हैं। जो चोट के निशान है उसमें एक भी नहीं दिए गए हैं और हम जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई चाहते हैं। मोदी से और योगी जी के पास ये मेरी वीडियो जरूर भेजी जाए, उनसे कहा जाए कि हमें न्याय दिलाया जाए। वहाँ के खुले आम वो घूम रहे हैं और यहाँ तक कि घटना स्थल में उन्होंने सील भी नहीं किया है, वहाँ पे सारी छेड़छाड़ हो चुकी है। कल जब हम 1 तारीख को वहाँ गए थे तो वहाँ का सारा सिस्टम ही अलग था। क्राइम हो सब सबूत मिटा दिए जाएँ। ऐसा कहीं होता है? जहाँ पे अगर क्राइम होता है तो उसको बंद कर दिया। और इसी प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे पास एक परिवार से एक बहन और हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनका क्या परिचय है और क्या था प्रकरण, किस तरीके से क्या हादसा हुआ, एक बार उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या परिचय है? जी, मैं मोनिका चौधरी की छोटी बहन एकता हूँ। जी, जब हमारे पास फ़ोन आया तो हम वहाँ पे गए, देखा कि पुलिस वहाँ पे कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। बस उन लोगों को ले जाके एसी में बैठाला। जब हम लोगों ने बोला कि आपने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनको अरेस्ट करिए, इनसे पूछताछ करिए। बोले कि ये ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा और वो आराम करेंगे अभी। उसके बाद इन लोगों हम तो बस यही कहना चाहते हैं सीएम योगी सर से कि उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? वो खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। पुलिस जो है जो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता रही है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं। बस सीएम योगी जी से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि हम लोगों को न्याय दें। अगर इस सरकार में हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार करने के बावजूद भी उसे क्यों छोड़ा? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। 1 महीना होने जा रहा है। उन्होंने बोला कि हमने कमरा बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग घर में आराम से रह रहे हैं और क्राइम सीन की बिल्कुल भी उन लोगों ने सफाई कर रखी है कि उन लोगों को कोई भी सबूत ना मिले। अब बताइए पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कौन इन्वॉल्व है? यानी कि पुलिस की कार्यशैली पर इस बार इस प्रकरण को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं वो वाकई जांच के घेरे में आते हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकरण पे जांच आवश्यक है, और जो लोग, जो अपराधी आज की डेट में बाहर घूम रहे हैं, बात करने के लिए परिवार से हमारे छोटे भाई भी हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। क्या समस्या थी, क्या हुआ? जी, मैं मोनिका का सबसे छोटा भाई हूँ। इनके देवर ने मुझे 11:30 बजे फ़ोन किया कि आपकी भाभी मतलब मोनिका ख़त्म हो गई है। तो हमने कहा कि कौन? मोनिका? कहती आपकी बहन ख़त्म हो गई है। तो ठीक है, तो मैंने सुना और मैं तुरंत मम्मी को बताया और पापा को बताया, उसके बाद मैं सीधे निकल गया। मैंने वहाँ देखा जाके कि मेरी बहन सिर्फ़ ज़मीन में फ़र्श पर लेटी हुई हैं। जब मैंने पूछा कि इनसे क्या हुआ? तो वो कहने लगी इनकी सास कि वो जीने से उतर रही थी, रुपट्टे फँसा और गिर गई। जब मैंने उनकी अपनी बहन को देखा, हल्का-सा सिर घुमा के, तो उनके गले में रस्सी के निशान बने थे, जिसमें से मैंने ना उनको छुआ ना कुछ किया, सीधे 112 नंबर डायल कर दिया। जिसमें से पुलिस वाले आए, उन्होंने उनको देखा और उनसे सवाल-जवाब किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उनके बाद उन्होंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया, वो आए और चुपचाप उन तीनों को गाड़ी में बैठा के ले गए। और उसके बाद ये बस ये कह रहे थे कि ज़बरदस्ती कि शव को ले जाओ और पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो। हमको ज़बरदस्ती वहाँ से भेज रहे थे। और इसी कड़ी में कई अनसुलझी पहेलियां हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं, और इसको लेकर भी हम इस प्रकरण पे बात करेंगे। और इसके बाद जब पोस्टमार्टम हो गया तो मेरी बहन को जलाने के लिए इन्होंने इतना फ़ोर्स किया कि वहाँ पे कम से कम 70 से 80 पुलिस वाले थे। और सिर्फ़ एक शव को जलाने के लिए 70 से 80 पुलिस वाले थे और ज़बरदस्ती से इन्होंने 7 बजे हमारे, और जबकि हिंदू धर्म में नहीं होता है कि 5 बजे के बाद या साढ़े 5 बजे के बाद जलाया जाए। इन्होंने बहुत फ़ोर्स किया और हमने ये भी कहा था पुलिस वालों से कि अगर ऐसी समस्या आए तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस उनको बैठाले रहे और अच्छी सुविधा देते रहे
और उसके बाद इन्होंने रात के 11 बजे उनको पीछे के रास्ते से उनको गाड़ी में बैठा के ले गए। हम ये चाहते हैं कि ऐसे क्या कारण हो गए पुलिस वालों को कि उनकी कलम नहीं चल पा रही उनके खिलाफ। तो क्या पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है या फिर संरक्षण देना? ये एक एफआईआर होने के बावजूद भी वो लोग खुलेआम कैसे घूम सकते हैं? क्या पुलिस को यही सिखाया गया है कि एफआईआर कर लो फिर उन्हें खुला छोड़ दो? ऐसा कैसे हो सकता है कि 302 धारा लगने होने के बावजूद भी उन लोगों को खुला कैसे छोड़ दिया पुलिस वालों ने? वो खुलेआम घूमते हैं और धमकी देते हैं कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो हम लोग तुम लोगों के साथ भी यही करेंगे जो तुम्हारी बहन के साथ किया है। मेरे हमारे साथ और इस प्रकरण को थोड़ा सा चर्चा करेंगे गंभीर। हमारे साथ एडवोकेट अशोक गुप्ता जी हैं। एक बार हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनके संज्ञान में वो इस प्रकरण को और किस प्रकार से में बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। एक बार हम उनसे भी जानेंगे वो इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, कैसे। मुझको जो मृतका है मोनिका, उसका अधिवक्ता नियुक्त किया है उनके परिवार वालों ने, और मैं शुरू से जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन से मैं इस रहा और सारे प्रकरण देखे। इसमें सबसे बड़ा खेल जो मृतका के जो ससुराल पक्ष का है, क्योंकि उसकी मौत 12 और 13 मई की रात को हो चुका है और सूचना दी जा रही है दोपहर 11:30 बजे। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर वो मर चुकी थी तो इसकी सूचना पुलिस को उन लोगों ने, अभियुक्त गणों ने क्यों नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जब पुलिस को सूचना मिल गई तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसके बाद जब एफआईआर लिख गई, एफआईआर लिखे जाने तक और उनके परिवार के जितने भी नंद नंदोई, सास ससुर और देवर, सबको थाना अध्यक्ष गुजैनी ने अपने एसी केबिन में खूब आवा भगत की। कोई भी पूछताछ नहीं किया, कोई इंट्रोगेशन नहीं किया, न हिरासत में लेने का प्रयास किया। जब पीड़ित पक्ष के लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया एसएचओ गुजैनी से, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जांच कर रहा हूं। ये कौन सी बात हो गई, जांच कर रहा हूं? जब हमारी एफआईआर लिख गई, ये संज्ञेय अपराध है 103 सब क्लास 1 बीएनएस, तो इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर लिखी गई, देन अरेस्ट एक्यूज। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इस संबंध में ये लोग कई बार पुलिस कमिश्नर के यहाँ गए, 3 बार, जो मेरे संज्ञान में है 3 बार गई है। 3 बार में भी कोई संतोषजनक उत्तर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर ने इनको नहीं दिया और आज तक मुलजिमान खुलेआम घूम रहे हैं। इनके परिवार वालों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि पैरवी से हट जाइए, नहीं तो जो हश्र इसका हुआ है इससे भी बड़ा हश्र आपके परिवार के साथ होगा। तो ये लोग काफी भयभीत हैं, मैं तो दिलासा दे रहा हूं। अब इसमें ये भी जो है बताना आवश्यक होगा कि ये जो दीपक कुमार हस्बैंड है मोनिका मृतक का, ये सीआरपीएफ में इस समय सुकमा छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। 2019 में इसकी सूचना कमांडेंट इलाहाबाद को दिया गया था, इलाहाबाद में ये पोस्टेड था। तो इनके परिवार वालों ने एक एप्लीकेशन दी, फिर कमांडेंट ने इसको बुलाया कि तुम दहेज के पीछे क्यों प्रताड़ित करते हो, क्यों मारपीट करते हो। फिर कमांडेंट साहब इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक क्वार्टर अलॉट कर दिया कि आप लोग यहीं रहिए, क्योंकि ये जो प्रताड़ना है, ये जो कैश की बात है कि अपने घर से लेके आओ, अब ये मामूली टाइप के लोग हैं।
5 लाख 10 लाख रुपए इनके लिए बहुत बड़ी रकम है, कहाँ से देंगे। इसके बाद ये भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि पुलिस और डॉक्टर कैसे बिकते हैं, कैसे बिकते हैं। पुलिस का तो मैंने बता दिया, लेकिन डॉक्टर के ऊपर भी जब पोस्टमार्टम होना था तब मैंने डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दी कि इनकी जो पोस्टमार्टम है वो पैनल के साथ कराया जाए। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उसकी कंप्लायंस 3 डॉक्टरों के द्वारा की गई। अब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने पूरी सही पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया। तो ये कुछ बड़े प्रश्न चिन्ह हैं जो विभाग पे हैं। हालांकि देखा जाए तो पुलिस कार्रवाई पर तो लगे ही रहे हैं, साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जबकि पैनल एक टीम बनाई गई थी। चाहता हूं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई मैंने पढ़ा, उसमें लैचेस बहुत हैं। लैचेस ये हैं कि डेथ का अप्रॉक्सी टाइम नहीं दिया है, वो कॉलम उन्होंने छोड़ दिया। एक डॉक्टर